The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Boot TV. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। जी हाँ नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा की तरह मुल्की और गैर मुल्की सियासत के बारे में डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान की सियासत हमेशा की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। अभी जो हॉट इशू ये चल रहा था कि एक JIT मंजर आम पर आई है जो सिंध हुकूमत ने काफ़ी दबाव में आकर रिलीज़ की है। एक तो वो थी जो एक मोहतरम जिनका नाम उज़ैर बलोच था, उनके ऊपर काफ़ी संगीन मुकदमात थे। हमारे मुल्क की एजेंसियों ने उनसे तफ्तीश की और एक JIT बनी जो 2016-17 में भी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन सिंध हुकूमत जो उस टाइम जरदारी साहब की थी, उनको काफ़ी एतराज़ था कि इसमें काफ़ी बड़े सियासी लोगों का नाम है तो वो हटाया जाए। अभी वो JIT मंजर आम पर आई है, लेकिन बहुत सारे सीनियर सियासतदानों के नाम उसमें से गायब हैं और उनके ऊपर सिंध हुकूमत की तरफ से जो पुलिस डिपार्टमेंट था और CTD डिपार्टमेंट था, उनके साइन भी मिसिंग थे। लेकिन उसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनके साइन भी थे। उसके साथ बल्दिया फैक्ट्री की JIT भी आई है। तो इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल मोहम्मद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैसल मोहम्मद साहब का तजर्बा और तजिया हम सब के सामने है। तो हम फैसल साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू सर एंड वेलकम। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, आपके नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, सबके खिदमत में सलाम करते हैं। वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। सर जैसा कि मैंने डिस्कस इंट्रो में किया है कि JIT जो मंजर आम पर आई है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा सर, ये उज़ैर बलोच है कौन और क्या वाकई ही इसका पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से अगर आप ये कहते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं, या पूछना चाहें अगर आप कि क्या वाकई उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो यूँ मैं ये कहूँगा कि ऐसे आप यूँ कह सकते हैं कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का एक जुज़वे ला नफ़ेक, जिसको कहते हैं ना कि जो कभी न तोड़ा जा सके, यानी एक गाड़ी जो होती है ना जिसके 2 पहिए होते हैं, तो वो उज़ैर बलोच जो है मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है, मतलब भुट्टो साहब के बाद जो पीपल्स पार्टी थी, या यूँ आप यूँ कह सकते हैं कि जो जरदारी का जो एरा था, जरदारी साहब का जो दौर है, उस दौर का वो बहुत अहम पीपल्स पार्टी का रुकन भी है, मोहरा भी है और उसका साथी भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उनका कोई ताल्लुक, मतलब ये कोई अजीब-सा सवाल हो जाएगा कि अगर कोई ये कहे कि क्या पीपल्स पार्टी का, मिसाल के तौर पे आप एक जगह शो कर रहे हैं और आपके शो के साथ अगर मैं पूछूँ कि क्या जनाब आपका इस शो से कोई ताल्लुक है? तो ऐसे ही बात है, उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक। सही, क्योंकि सर देखा आपके सामने भी गुजरा होगा कि हर जब भी प्रोग्राम में उनसे पूछा जाता है, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कोई हो सकता है सियासी वर्कर हो, पार्टी में बहुत से लोग आते हैं, लोग से जाते हैं, बहुत से क्रिमिनल लोग भी सम टाइम पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम किसी के जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आप देखा जाए तो बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों की पिक्चर्स उनके साथ बड़े अच्छे मूड में भी हैं। तो क्या इस सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक झूठ का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले तो अमूमन झूठ बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की कि हमारी सियासत में 2 चीज़ों का अंसर बहुत बढ़ गया है, एक झूठ का और एक मुनाफ़िक़त का। हम लोग जो कहते हैं, जो हम कहते हैं, हम उस पे अमल नहीं करते। ठीक है जी, ये आपको ये प्रैक्टिस सच में हर जगह नज़र आएगी। रही बात आपने जो सवाल किया पीपल्स पार्टी वालों का, देखिए पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 2000 जो आपने अपने इंट्रो में कहा था, 2016 की जो JIT थी या 2017 के अंदर हमने देखा था उसको। तो मैंने पहले भी कहा था, एक आध प्रोग्राम में कह चुका हूँ, यहाँ भी आपको बता दूँ कि उस वक़्त मुझे याद पड़ता है कुछ 46 या 47, 46 या 47 पेज थे, जिसमें पहला और आखिरी सफ़ा मिला के था। ठीक है जी? उसमें ज़रदारी साहब का पूरा नाम था, उसमें फरियाल तारपुर के हवाले से भी था, ज़रदारी साहब को बड़े साहब का नाम दिया गया था। उसमें आपके जो निसार मुराई साहब हैं, शर्जील मेमन हैं और अल्लाह अब्दुल कादिर पटेल है, और इन सब के नाम वहाँ मौजूद थे ऑलरेडी। लेकिन जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि जिस वक़्त ये पब्लिश करने की, ये तो पब्लिश कर ही नहीं रहा था ना, ये तो वफ़ाक़ी हुकूमत ने जब इन पे दबाव दिया, जब ये पब्लिश करने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी असल में चूँकि क्रेडिबिलिटी का मामला है, हमारी को तस्वीरें भी, हम बदनाम हो जाएँगे, नेक्स्ट हमने इलेक्शन में भी जाना है। तो वहाँ थोड़ा-सा कुछ वफ़ाक़ ने कंप्रोमाइज़ किया। अब कंप्रोमाइज़ करने की वजह ये नहीं थी, बहुत सारी वजूहात हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ज़रा सी कोई बात हुई तो फ़ौरन सिम कार्ड खेलने पे चली जाती है, मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं।
तो वहां कहीं उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया, उनके नाम हटा दिए गए। अब ये हटाने के बाद भी जो आई है, ये तो उसमें से और ही कुछ हटा दिया। मतलब यूँ समझ लें कि 70% ये है और बाकी 30% इन्होंने गायब किया है। अच्छा, अगर 30% गायब कर देना तो भी बुराई नहीं है। इसके अंदर से जो 70% है उसमें भी टेम्परिंग है। तो अच्छा। ये तो जीआईटी जो है ना, ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो एक मिसाल आपने सुना होगा कि आधा तीतर आधा बटेर, ये बिल्कुल। उसके मज़दाक़ है। तो लेकिन सर इन्होंने ये जो काम किए बकौल उनके, हमने तो बिल्कुल फेक जेआईटी हमने जो लॉन्च कर दी है, लेकिन क्या पीटीआई की तरफ से कोई आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है? ये जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, जो बड़े 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 नाम एजेंसी, जिस तरह हमारी आईएसआई, एमआई, आईबी, तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके वो जेआईटी बनाई थी। क्या इन्होंने भी कोई कॉम्प्रोमाइज किया जब इन्होंने नाम हटा दिए? क्योंकि जब से इन्होंने नाम हटा के जो जेआईटी दी है, तो कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आ रहा है एजेंसियों की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। क्या आप यही समझते हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको एक बात कही ना कि असल में तो ये नाम जो हटाया वो तो देखिए जीआईटी पब्लिश की है सिंध की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं की है, पहले तो ये बात आप याद रखें। अब जब सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिश की है और कोर्ट के कहने पर जब की है, तो उन्होंने उसको पब्लिश करते वक़्त जब अपनी वेबसाइट पे उन्होंने डाला है तो उसमें से उन्होंने उसकी टेम्परिंग कर दी। अब टेम्परिंग करने के बाद इसमें कोई शक तो नहीं कि इसके अंदर ज़ाहिर पोज़ीशन खराब हुई है। बात मेरी जहाँ तक मुझे पता है कि इस पे बातचीत चल रही है और मुझे जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि शायद हो सकता है कि अब वो एजेंसियाँ आपस में, आपको पता है कुछ कई मामलात होते हैं, मुल्क की मामला, तो मैंने जैसे पहले कहा कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है। कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं होता कि वो डर जाते हैं, मतलब मुल्क की कुछ मफादात होते हैं, कुछ मुल्क की सूरत-ए-हाल होती है। आज आपको पता है कि क्या पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने खराब हैं, बैरूनी हालात कितने खराब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एजेंसीज़ जो हाई रैंकिंग एजेंसीज़ हैं, आईएसआई या दूसरे, वो खामोश हो जाएँगी, खामोश नहीं होंगी। उन्होंने उनके ऊपर जो मेरे पास इत्तलात है, पसे पर्दा उन्होंने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और जो मेरे पास इत्तला है वो ये भी है कि हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके 164 का जो बयान है, उस बयान के अंदर हो सकता है कि शायद इनको सबको बुला ले तफ्तीश के लिए। बिल्कुल सही सर। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि जो हमारी कॉमन पाकिस्तानी है वो हमेशा यही कहती हैं, देखो जी एजेंसियों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेकिन आपने ये सारा क्वेश्चन का जवाब दे के बड़े लोगों का दिमाग क्लियर कर दिया होगा कि एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन सिर्फ जब मुल्क की सलामती के ऊपर कोई बात आती है तो तब थोड़ा सा वो इस तरह मूड में आ जाती है। लेकिन ये तो सारी दुनिया में होता है। ये तो सारी दुनिया, देखिए अमेरिका में भी क्या हो रहा है। अमेरिका में भी आप देख लीजिए, सब जगह तो एजेंसियाँ, बेसिकली एजेंसियाँ जो है ना, मुल्क की मफाद को और कौम के मफाद में बहुत-बहुत चीज़ें जो है कंप्रोमाइज़ करती हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो जेआईटीआई, क्योंकि देखिए हर पार्टी में सनसियर कारकुन भी मौजूद हैं, ठीक है। नवाज शरीफ की पार्टी में भी जिस तरह करप्ट लोग थे, पीटीआई में काफ़ी करप्ट लोग हैं, लेकिन पीटीआई में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में जो प्योर जाला था या प्योर पीपल्स पार्टी के जो भुट्टो साहब के विजन के मुताबिक काम करने वाले लोग थे, क्या आप समझते हैं कि जब जेआईटी मंजर आम पर आई है, ये फुली आएगी, तो वो अपना कोई रोल अदा करेगी? यानी कि भुट्टो के विजन को लेकर चलेंगे या जरदारी के विजन को लेकर चलेंगे? क्योंकि जरदारी साहब का विजन तो कत्ल और गारत और 10% कमीशन है। तो आप समझते हैं कि जेआईटी के बाद कोई फूट पड़ जाएगी? देखिए, सच मैं आपको बताऊँ कि मुझे इस बात पे थोड़ा-सा शुबा है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने सियासत और सियासी मामलात को अक़ीदे की हद तक कर लिया है, ठीक है जी? और मतलब इश्क जैसे कि आपका सियासी अक़ीदा, दीनी अक़ीदा होता है, हम अपनी लीडरों को इस हद तक चाहने लगे कि अगर वो गलत भी कर रहा है, तो हम उसको मानेंगे। एज़ सच आपकी मिसाल आप एमक्यूएम के हवाले से देख सकते हैं, नवाज़ शरीफ के हवाले से देख सकते हैं, कितनी करप्शन इमरान खान ने उनके लोगों के चेहरे जो हैं सियासतदानों के सामने किए आपके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी से पूछें, किसी नवाज़ लीग वाले से, तो वो अभी भी कहते हैं कि जी मियाँ साहब सबसे बेहतर हैं। तो यही हाल हमारे कुछ जियालों का है। लेकिन बहरहाल इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि लोग अब ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि जो पीपल्स पार्टी की जो एक सोच थी, जो असल पीपल्स पार्टी की सोच थी, वो सोच जो है ज़रदारी की सोच नहीं है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि और ये बात एक दफ़ा मैं जब यहाँ रिपीट कर दूँ, मैंने अपने इसमें भी कही थी वीडियो में कि नुसरत भुट्टो से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी 89 में, तो उन्होंने मुझे उस वक़्त कहा था कि भई मुझे मौलाना साहब मुझे कहे थे कि मौलाना फैसल साहब, मुझे इस बात का सख्त मतलब है एहसास कि ये जो ज़रदारी जो है ये हमारी पार्टी को टोटल ज़ुल्फ़िकार बना देगा। और ये मतलब भत्ता हो या जिस किस्म की बदमाश पार्टी, लेकिन चूँकि ऐसा उस वक़्त हमारा जो हमारी वन टू वन मुलाकात थी, वो हमारा इश्यू ये नहीं था। मैंने उस बात को जिसे कहते हैं ना सुनी-अनसुनी कर दी थी। तो एग्ज़ैक्टली आज मैं देख रहा हूँ कि मुझे कल मैं जो देख रहा था, परसों ही सारी मिसाल देख के मुझे वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो के अल्फ़ाज़ जो है बहुत याद आए
कि उन्होंने जो भी थी जैसे भी थी, लेकिन उनकी एक बसीरत थी कि उन्होंने जरदारी को उस वक्त देख लिया था। तो आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फर्क तो पड़ गया है। लोग जो है महसूस करने लगे हैं कि जरदारी की जो सोच है, जो जरदारी की जो पीपल्स पार्टी है वो अलहदा है, और जो भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी थी वो एक अलहदा है। लेकिन ये है कि अभी इतना कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं है। सही। तो लेकिन सर जरदारी साहब का जो इरा आया उसमें मुल्क को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा उनके फैसलों की वजह से, और उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी जो थे ना इंतशार फैला। अच्छा सर, अली जैदी साहब ने, याद होगा कि आपको जब बजट की तकरीर हो रही थी उन्होंने डायरेक्टली बोला कि जो JIT है उसमें जरदारी का नाम है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का, जो आपने और भी जिक्र किया, कादिर पटेल साहब का। तो उन्होंने अपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी JIT मंजर आम पर वो लेकर आए हैं, लेकिन उनके ऊपर 4 सिग्नेचर हैं, 2 मिसिंग है, जो सिंध हुकूमत ने दी है उसके ऊपर सिग्नेचर और है। तो सर आम आवाम को ये समझाएं कि असली JIT है कौन सी? देखिए, असली GIT वही है जो कि इदारों के पास है, और इन्होंने, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि इन्होंने बात करके कुछ लोगों की हद से बात करके इन्होंने नाम हटा दिए थे। अच्छा देखिए, नाम हटाने की मैंने 2 वजूहात बताई, क्योंकि इन्होंने ये कहा था, जब सियासी मामला अब से 3-4 साल पहले कुछ दुरुस्त होने लगे थे, तो वो दुरुस्ती में यही बात थी कि भाई हमारे लोगों के नाम है, हम एजेंसियों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था, जरदारी ने कहा था, आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। उसके बाद जब उनकी माफी तलाक हुई तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, हम आपके साथ सही चलने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इनकी, बहुत सारे इनके मुल्क दुश्मन मामलात हैं। तो जब ये मामलात वहां दुरुस्त हुए तो उस वक्त इनसे कहा गया था हम आपके नाम हटा देते हैं। नाम हटाने के बाद उन्होंने कहा था ठीक है, आप जब चाहें, अगर मुनासिब समझते हैं तो अगर कोर्ट का ऑर्डर हो तो आप उसको पब्लिश कर दीजिएगा। उन्होंने नाम भी हटाया और नाम के साथ दस्तखत भी हटाया। अच्छा, दस्तखत हटाने की वजूहत ये है, तो जो पुलिस ऑफिसर थे, देखिए जो पुलिस ऑफिसर उसमें थे ना, सिंध के, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, जो भी जिनके दस्तखत आगे पीछे हैं, उन्होंने खुद एतराज किया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई वफाकी हुकूमत से कहा था कि जनाब हम कैसे साइन कर दें, हमें मालूम है कि ये चोर हैं, हमें पता है कि ये JIT में बात दुरुस्त है, लेकिन जरदारी साहब हो गए, शर्जील मेमन साहब हो गए, या अद्दी फरियाल तारपुर हो गई, अगर हम इनके हवाले से अगर हम साइन कर देते तो ये तो आज साइन हम कर देंगे, कल अगर JIT पब्लिश हो गई तो नौकरी से तो हम जाएंगे, लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि हम जान से भी चले जाएं। बिल्कुल सर, आपने आप देखा नहीं इससे पहले अयान अली के हवाले से और दूसरे तीसरे मामला को, बिल्कुल इस आप वजह से बिल्कुल कुछ पुलिस अफसर ने भी तहफ्फुज़ात जाहिर किए थे, बिल्कुल आप जिसकी वजह ठीक से कह रहे हैं। वो बिल्कुल उस वक्त उन पुलिस वालों ने दस्तखत नहीं किए थे। सही सर, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस वालों की ज़िंदगी को कोई खतरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि सियासतदान बहुत पावरफुल है और हमेशा से वो रहे हैं। अच्छा सर, अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। नाज़रीन आप हमारे साथ जुड़े रहें, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम फैसल साहब से JIT के मुतल्लिक बात कर रहे थे, और फैसल साहब अपने तज़किये से हमें सारी बातें जो हकाइक हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें बता रहे थे। अच्छा फैसल साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जिस तरह आपने बोला है कि मुल्की एजेंसियाँ जब मुल्क की सलामती के ऊपर कोई बात आती है तो सम टाइम ये कॉम्प्रोमाइज़ सियासतदानों से हो जाता है, लेकिन सर पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है, हमेशा सियासतदान, सारे सियासतदान बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ भी होता है, इदारों के ख़िलाफ़ भी होता है, और पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ भी होता है। तो सर ये कॉम्प्रोमाइज़ कब तक चलता रहेगा? हम कोई फाइनल डिसीजन कब लेंगे, या इस पोजीशन में कब तक आ सकते हैं, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सियासतदान अपनी जो एक लिमिटेशन है वो क्रॉस ना करे? कुछ हमें गाइड करें इस बारे में आप। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मसला देखिए सारा ये है कि मेरी भी उम्र इस वक्त हो गई, मैंने आज से तकरीबन को 3 सदी पहले मैंने भी पाकिस्तान के अंदर, 2.5-3 सदी पहले मैंने भी पाकिस्तान के मरकज़ में बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया है। दैट टाइम मतलब व्हेन आई वाज़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और ये उस वक़्त की बात है जब तो आप लोगों से मिल भी नहीं सकते थे। तो उस वक़्त से मैंने देखा है कि मैं जो फ़ॉरेन जो मामलात हैं, इनके गैर मुल्की मामलात हैं, मैं उस वक़्त से इनके साथ इन टच रहता था। उस वक़्त तो आप बहुत मुश्किल होता था किसी
भारतीय सफारतकार के साथ, इवन रशियन के साथ आप नहीं मिल सकते थे। तो मेरा रशियन के साथ और भारतीय सफारतकारों के साथ मेरा सबसे राब्ता रहता था। सही। मसला देखिए सारा ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सियासतदानों की, वो ये है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सियासतदान जितने भी आते हैं ना वो प्लांटेड आते हैं। अच्छा, अब लोग हमारे यहाँ ये समझते हैं कि प्लांटेड फौज की, फौज प्लांटेड नहीं होती। फौज किसी को प्लांट नहीं करती। जिस फौज की एक सपोर्ट होती है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये सियासतदान है यहाँ पर तो इसको आने दें। अब मसला हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दूसरी बड़ी एक प्रॉब्लम आती है। 2 प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्कूल नहीं है, कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है सियासतदानों का। देखिए मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर लोग कह भी देते हैं कि आप फौज की हिमायत करते हैं, मैं फौज की हिमायत नहीं करता। फौज का मसला ये है कि फौज में हो सकता है अगर 100 लोग अगर तैयार होके आते हो, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ समझने की ज़रूरी है आपके नाज़रीन के। सही। 100 लोग अगर तैयार होके आते हैं तो 80 अगर फौजी हैं उसमें बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। क्योंकि फौज भी तो इंसान की ही है, मतलब फरिश्ते तो नहीं है। तो सही। 20 हो सकता है उसमें खराब हो जाएँ, वो थोड़ा बहुत करप्ट हो जाएँ, ठीक है? लेकिन उनका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, वो एक सर्कल से निकल के आते हैं, उनकी तरबियत होती है। पाकिस्तान में सियासतदानों का कौन सा स्कूल है? बिल्कुल। पाकिस्तान में सियासतदान की जो प्री क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप जागीरदार हो, ठीक है जी? पहली प्री क्वालिफिकेशन आप जागीरदार हो, किसी जागीरदार बटेरे के, जिनको अंग्रेज दे गए थे, उनके खानदान फ्यूडल लैंडलॉर्ड से आपका ताल्लुक हो, या फिर ये है कि आप बहुत बड़े बदमाश हो, 10-15 कंट्रोटे आपके पास हो, नाजायज़ आपके पास पैसा हो। तो आप मुझे बताइए, जब आपके पॉलिटिक्स की प्री क्वालिफिकेशन बदमाशी और बदउनवानी होगी, तो सही सियासतदान कहाँ से आएगा आपके पास? यही वजह है कि जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, वो फौरी तौर पर आके आपको कैच कर लेते हैं। मैं आपको हकीकी वाकया बता रहा हूँ। देखिए, मैं आप बीती जो होती है ना, वो सबसे सही होती है, जग बीती का नहीं पता होता। मैं नाम नहीं ले रहा, एक दफ़ा एक अमेरिकन कॉन्सुलेट, एक भारत के कॉन्सुलेट जनरल की एक मीटिंग थी, इसके अंदर वफ़ाकी जो उनका दिन होता है, यौम जमहूरिया, तो वहाँ पे अमेरिकन कॉन्सुलेट उस वक़्त नए-नए आए थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे साथ 2-3 लोग और खड़े थे, तो एक सरसरी आपको पता है सलाम तो होती है, तो मुबारकबाद एक-दूसरे की, जी बड़ी खुशी हुई आप आए, जो वेलकम होते हैं जो, तो उसमें उसने मुझे कहा, कहने लगे जी हम जब पाकिस्तान आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा जी क्या वजूहात है? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू कम पाकिस्तान। मैंने कहा वजह? तो उन्होंने कहा जी मसला ये है कि जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हमें वहाँ पे काम करने के लिए लोगों को तलाश करना पड़ता है। लेकिन जब हमारी पाकिस्तान में पोस्टिंग होती है तो लोग हमारे पास असख़ुद आते हैं कि सर हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, और एलीट पॉलिटिशियंस होते हैं। सब तो बड़े जब अफ़सोस ये की सूरत बात हाल है। होगी आपके मुल्क में, तो मुझे बताइए फिर सियासतदान कहाँ से सही आएगा? यही मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासत के है ना, पाकिस्तान के सियासतदानों में जो फॉरेन एजेंट बनने का जो वजह है ना, वो यही है कि सही। हमारे यहाँ सारे के सारे बदउनवान सियासतदान आते हैं। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जिस तरह एक फ़ौज के अंदर एक बाकायदा सिस्टम है, डिसिप्लिन है, हर बंदा तैयार होकर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों में नहीं है। क्योंकि क्या कहा जाता है कि यार आप पढ़े लिखे हैं, आप शरीफ आदमी हैं, तो सियासत का आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि पढ़ा लिखा बंदा बिल्कुल ही सही मुल्क कह को संभाल बिल्कुल सही सकता कह है। मैं तस्दीक करता हूँ आपकी बात की। बदकिस्मती से ये सही है। नहीं बिल्कुल साहब ठीक है। अच्छा सर, इस जीआईटी के साथ एक और जीआईटी आई थी जो बहुत ही कितना बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था, जो बल्दिया फैक्ट्री में 200 से ज़ायद बंदों को जिंदा जला दिया गया। सर वो किस लिए? 20 करोड़ भत्ता ना देने की खातिर। और वो ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने सबको पता है कि वो एमकेएम के लोगों ने करवाया था, और जब ये लोगों ने फैक्ट्री जलाई, जो बंदे इसमें नॉमिनेट थे, एक हमाद सदीकी और दूसरा एक भोला के नाम टाइप का जो बंदा है, और हमाद अरशद सदीकी साहब भोला। वहाँ मौजूद थे, लोगों को बता रहे थे जी एमक्यूएम आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन के लोगों को पता था एमक्यूएम ने किया है, लेकिन जब एमक्यूएम वालों ने क्या किया कि हर घर के बाहर एमक्यूएम का एक बंदा मौजूद है जो वो ये ट्राई कर रहे थे कि जो विक्टिम लोग हैं वो एमक्यूएम का नाम ना ले लें। लेकिन अब तो जीआईटी में सब कुछ सामने आ गया है। लेकिन सर आप क्या समझते हैं, ये जीआईटी भी ऐसे ही जाएगी या इसके ऊपर कोई अमल होगा? कि बहुत बड़ी जीआईटी है सर ये। नहीं, मैं समझता हूँ देखिए इसके ऊपर अमल होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे पीपल्स पार्टी का तो मसला है, और देखिए बता दूं पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं बचेंगे। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसात से बता रहा हूँ। ठीक है, जीआईटी इन्होंने टेम्पर कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बचेंगे कोई नहीं, क्योंकि इनके बहुत सारे सबूत जो है। देखिए जीआईटी जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक वो थी जो कि इंटरनल इशू पे थे, इंटरनल इशू पे भी इन्होंने टेम्परिंग कर दी, लेकिन जो एक्सटर्नल इशू की जीआईटी है वो डब्बा नंबर 10 में मौजूद है। ठीक है जी। अब उसमें ये हो सकता है कि कुछ एजेंसीज के, क्योंकि उज़ैर बलोच के इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी ताल्लुक थे, जो वो जरदारी और पीपल्स पार्टी के कहने पे जो कार्रवाइयाँ करते थे। तो हो सकता है कि अब हमारे ईरान से ताल्लुकात अच्छे हो गए। ये मैंने बता रहा हूँ ये भी आपको कि हमारे ईरान से ताल्लुकात बहुत दुरुस्त हो गए। ईरान ने गुज़िश्ता एक हफ्ते हमें बैक चैनल के ऊपर यकीन दहानियाँ कराई है कि हम वो सब काम नहीं करेंगे, जो इससे पहले होता रहा, और इसी वजह से फिर ईरान ईरान को अब सीपैक में लिया जा रहा है। ठीक है जी। तो हो सकता है कि कुछ मेरे पास इत्तलात हैं
कि भाई उन्होंने भी कुछ यकीन दहानियाँ करा दी, तो हो सकता है कि शायद ईरान के हवाले से या कुछ दोस्त मुल्कों के हवाले से हम मामलात को संसर कर जाएँ। लेकिन जो दूसरे सियासतदानों का मामला है, उस पे शायद अब हो सकता है आइंदा आने वाले दौर में कंप्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमारे इदारों ने कुछ इन लोगों की कॉल्स पकड़ी हैं, अभी भी स्टिल इन अच्छा। तमाम यानी कि इनको छोड़ने के बावजूद इनके साथ रहम करने देखिए असल में मैंने बताया ना कि रवैया मुनाफ़िकाना है। जब ये बिल्कुल ऐसा ही एजेंसियों है। के सामने जाते हैं, यकीन करें मैंने खुद देखा हुआ है कि किसी ज़माने की बात है कि ये पैरों पे पड़ जाते हैं। ये अच्छा। पैरों पे पड़ जाते हैं, माफ़िया माँगते हैं, अपने घर वालों को बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं और उसके बाद जब ये निकल जाते हैं तो फिर जाके अवाम में बिल्कुल उलट बात करते हैं। क्योंकि सर लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद अब इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि सर इनको ना पता है अभी तक कोई सख्त सज़ा मिली नहीं है। हर दफ़ा वो कहते हैं ना कि सियासी कार्ड या मजहबी कार्ड या वो इलाकाई कार्ड खेल के निकल जाते हैं। तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, उनके रवैये में भी तब्दीली आ रही है। वो भी अब प्रॉपर एक कहते हैं ना इंसाफ की तरफ, लाइक आई नो वो इंसाफ करते हैं लेकिन प्रॉपर इंसाफ करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। हम यही दुआ करते जी, हैं कि जिस तरह JIT मंजर आम पर आई है, इसके जो किरदार इसमें शामिल है उनको प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। तो आपको भी यही लगता है कि जो हमारे इदारे हैं जो उनका भी कोई मूड ऐसा नज़र आ रहा है कि एक अच्छी सफाई होनी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है जो मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसा ही है, कुछ कॉलें भी पकड़ी गई हैं और उस हम्म, हवाले से भी सारे मामला तैयार हो रहे हैं और ये पकड़े जाएँगे। वो MQM का मामला हो या जो कुछ भी हो, ये अब देखिए ना इससे पहले तो तसव्वुर भी नहीं था ना। अभी आप बिल्कुल ऐसा देखिए ही है। PIA ठीक है, PIA का इमरान खान के खिलाफ उन्होंने तरीक़ेकार गलत कर दिया रिपोर्ट का, लेकिन कम से कम रिपोर्ट सामने आई, ठीक है जी। बिल्कुल सही है। आपको पता नहीं इससे पहले तो आपको पता ही नहीं था कि कितने पायलट आपका खराब है, इतने इससे पहले आपको पता ही नहीं था कि चीनी का क्या हो हम्म, रहा है। एहतसाब नहीं हो पा रहा, लेकिन कम से कम लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं। जब तक आप किसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, उसका एहतसाब नहीं कर पाएँगे। ठीक है, इस बिल्कुल। दौर में ना हुआ तो अगले दौर के अंदर। इनकी कोशिश तो ये है कि तमाम माइनस हो जाए, इस पे अब जा हम्म। रहे हैं। लेकिन अगर तमाम माइनस भी हो गया, कुछ भी हो गया, सिस्टम तो गिरेगा, लेकिन एहतसाब ज़रूर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सर, एहतसाब होना चाहिए क्योंकि हम और आप सब लोग इतनी मेहनत करके टैक्स हुकूमत को देते हैं। वो टैक्स हमारे जो अशरफिया हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी जेब में चला जाता है और आवाम के साथ हमेशा ज्यादती होती है। जिस तरह आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी जिक्र किया कि JIT में बड़े साहब का भी नाम था और उनकी हमशीरा का भी नाम था, लेकिन वो नाम एडिट कर दिया गया। तो अब देखिए इमरान खान, हम सबको पता है इस मुल्क के साथ सिंसियर है, लेकिन वो बेचारे इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब भी कोशिश करते हैं कि माफिया के खिलाफ खड़े होने के, दूसरा माफिया उनके अंदर से खड़ा हो जाता है। तो अभी देखिए चीनी आटे और पेट्रोल के बहरान के बाद अभी JIT सामने आई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर इस JIT को आगे लेकर चल सकते हैं या ये भी माफिया की नज़र हो जाएगी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि JIT का जो मामला है इमरान एज़ सच तो देखिए इमरान की तो कोशिश है पूरी-पूरी मतलब इमरान की हद तक तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि वो ईमानदार है, वो चाहता है खिदमत करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, लेकिन चूँकि सिस्टम 70 साल से आपका खराब है और 70 साल से जो सिस्टम खराब हो उसको आप 1-2 दिन में सही नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इस वक़्त जो जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि ये मामला लंबा नहीं चल सकता। देखिए, दुनिया में इस वक़्त तरक्कियाँ हो रही हैं, आपने देखा होगा हमारा CPEC का मामला है, दूसरे-तीसरे मामलात हैं। तो ये इन चीज़ों को देखने के बाद जो हमें जो इत्तलात मिलती हैं, जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, वो ये है कि अब देर तो बहुत हुई है, पानी बहुत निकल गया पुल के नीचे से, लेकिन आगे कहीं न कहीं अब बंद बनेगा ज़रूर। बिल्कुल सही, बंद बनना भी चाहिए सर, क्योंकि देखिए इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी खान साहब को बड़े फैसले करने में बड़ी रुकावट डाल रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि इनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए? खान साहब को फाइनली अब बोलना चाहिए कि यार जो गंदे अंडे हैं उनको लिटरली बाहर करना चाहिए। देखिए, मसला ये है कि PTI के अंदर मैंने आपसे कहा था ना, वो एक पैराशूटर है आप लोगों का, जो पैराशूटर्स जो है ना, वो बड़े सही। पावरफुल हैं। वो अच्छा सर, सॉरी पैराशूटर्स मैं को आपको यहाँ पे ए इन रोकूंगा सर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब हम आपके ब्रेक से बाद लेंगे। तो नाज़रीन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम फैसल साहब से सवाल पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब की जो इर्द गिर्द
पैराशूटर मौजूद हैं, वो हर दफ़ा इमरान खान के फैसलों में जो अच्छे फैसले होते हैं उनमें रुकावट बनते हैं और खान साहब को हमेशा ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो खान साहब इनसे कब जान छुड़ाएंगे? क्या इमरान खान साहब को पता है कि इनके इर्द गिर्द जो एक माफिया बैठा हुआ है वो कब से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है? इसका जवाब लेते हैं फैसल साहब से। जी फैसल साहब। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो इमरान के गिर्द जो इसे मैंने इनको नाम ही मैंने पैराशूटर का नाम दिया है इनको। बिल्कुल। पैराशूटर इंसाफियान का नाम इनको मैंने दिया था। ये पैराशूटर इंसाफियान के बारे में पहले तो इमरान को पता नहीं था, लेकिन इमरान को पता लग गया है। तकरीबन 1 डेढ़ महीने से इमरान ने एजेंसीज की खिदमात हासिल की अपने तौर पर और उनको पूरी इस चीज़ का पता लग गया है कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ है। इसीलिए मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर इमरान ने महसूस किया तो हो सकता है कि शायद वो सारा सिस्टम ही जैसे मैंने कहा था सिस्टम गिर रहा है, हो सकता है इमरान खान खुद असेंबलियाँ तोड़ दे, ठीक है? लेकिन ये है कि ये बात तय हो गई, उनको पता लग गया है कि इस पार्टी के अंदर कौन-कौन से लोग जो हैं वो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने एक जगह ये कहा था निजी तौर पे कि वो ये ना समझे कि कोई ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बात उन्होंने ये भी कही थी जो मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा कि हम अगर कोई मेरी पार्टी के मंशूर के खिलाफ होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ गया तो वो मैं समझूंगा कि वो हमारी पार्टी की मेंबरशिप के लायक भी नहीं। तो ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने न सिर्फ, ऐसे तो लोग बहुत सारे सियासतदान भी कह देते हैं मुझसे, लेकिन इमरान खान ने कम से कम ये दिखाया है ये बात। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब जो है ये एक उन्होंने फर्ज कर दिया है, आपके सामने एक चीज रख दी है, आइंदा इलेक्शन के लिए लोगों को बता दिया है कि आपने आप वोट अगर देते हैं तो किसको देना है। आपके सामने बदउनवान भी हैं, आपके सामने चोर भी हैं, आपके सामने डकैत भी हैं। अब फैसला आपके ऊपर है। बिल्कुल सही सर। अच्छा देखा जाए, मैं एक अपनी तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा भी हैं, सुना परवेज़ खटक साहब हैं, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर जब भी इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई या अफगानिस्तान या ईरान की तरफ से जो थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई थी, तो मुझे वज़ीर दिफा सब कहीं नज़र नहीं आई। क्या आप समझते हैं कि वो अभी पार्टी के साथ हैं या बिल्कुल कि वो अंडरग्राउंड है? कुछ इंफॉर्मेशन है आपको? देखिए, असल में मसला ये, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ सियासतदानों की जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा मतलब जातियात के ऊपर हैं। मतलब अगर किसी के अगर अगर फॉरेन एफिलिएशन नहीं है तो इंटरनल एफिलिएशन बहुत है, अंदर किसी के मफादात है, कोई किसी के साथ। अब ये खटक साहब का आपने नाम लिया या दूसरे तीसरे, इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं ना, सियासी ग्रुप्स हैं इनके साथ। किसी का चौधरी के साथ ताल्लुक है, चौधरी साहब का किसी का इदारे के साथ ताल्लुक है, उसका मतलब सब ये एक दूसरे के साथ एक बस ये कड़ियां बने हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे मामलात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने ना इनको खामोश किया हुआ है। हालांकि आपकी बात ही बहुत सही है और ये बहुत अहम बात है जो आपने पूछी है कि वजीर दिफा को तो काम होता है, लेकिन आपने देखा होगा वजीर दिफा बात नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे लोगों को कॉर्नर किया हुआ है और सारे मामला खुद देख रहे हैं। इवन दो के जो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन से मुताल्लिक जो मामला हैं, जो ईरान के साथ आपके ताल्लुकात दुरुस्त हो रहे हैं, जो अभी सारे मामला रशिया के साथ चल रहे हैं, जो दूसरे तीसरे जितने भी मामला हैं, उन तमाम मामलात के अंदर जो है एजेंसीज जो हैं वो अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। और इमरान खान के गिर्द जो लोग हैं वो कुछ खामोश हैं। आप देखें ना कि इमरान खान को, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि इमरान खान को कुछ लोगों ने अभी तक सीपैक पे जाने नहीं दिया। हालांकि गुज़िश्ता दिनों ही मैंने आपको खबर बताई थी कि इमरान खान राजी हैं, उन्होंने कह दिया कि वो अब सीपैक का दौरा करेंगे। और क्योंकि चीन को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन जो चीन मुखालिफ लोग हैं, जो चीन के जो मुखालिफ कुव्वतें हैं जो कि वेस्ट की हैं, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे जो पैराशूटर्स हैं वो सारे वेस्ट से आए हुए हैं और वेस्ट ही उन्होंने भाग जाना है ब्रीफ केस लेकर। तो वो लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह का कि अभी भी इमरान को जो है वहां पर उनके करीब ना होने दिया जाए। तो लिहाजा वो अगर इमरान को अगर उनके करीब नहीं होने देते, ये बात उनको पता है, और बहुत सारी मामला जो इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट खुद कंट्रोल कर रही है। सर बहुत अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल भी करना चाहिए क्योंकि आपको पता है जिस तरह 2023 नज़दीक आ रहा है, मुआहिदा लौज़ान की वो जो लिमिट है वो भी ख़त्म होने वाली है, और सबको भी पता है कि फ्यूचर में 3 मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान, जो वेस्टर्न पावर के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने प्लांटेड सियासतदान पाकिस्तान के अंदर लगाए हैं, स्पेशली इमरान खान के इर्द गिर्द, ताकि इनको तीनों मुल्कों को आपस में मजबूत होने ना दिया जाए। जिस तरह आपने ये भी बताया कि हमारे मुल्क की एजेंसियाँ इस चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं क्योंकि आने वाला वक्त इंतहाई अहम है। और हम लोग इमरान खान साहब को भी यही मशवरा देते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो पैराशूटर मौजूद हैं उनसे जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाएं, ताकि आप मुल्क को बचाने के इस काबिल हो सके। क्योंकि सर आपको पता है हर चीज़ एक टाइम होता है। जिस तरह इमरान खान साहब ने 22 साल मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, एक टाइम था, लेकिन अभी जिस तरह खान साहब सोच रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे फैसला, इनको भी निकालेंगे,
खान साहब को हम ये मशवरा देना चाहते हैं कि खान साहब इस चीज़ का भी एक टाइम है, कल आपके पास टाइम नहीं रहेगा, खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ इमरान खान वाली सॉरी नवाज शरीफ वाले भी हो सकती है कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के लिए। सर अच्छा आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिस तरह आप बताते रहे, हमें लास्ट प्रोग्राम में बताया था चाइना और इंडिया की जो लड़ाई चल रही थी वो जंग की सिचुएशन कहाँ पहुंची है? देखिए कशीद की तो अभी है, कशीद की खत्म नहीं हुई, कशीद की बल्कि बढ़ी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि चीन और जो है भारत की अभी कोई बराह रास्त जो है ना कोई बड़ी जंग नहीं होगी। सही। उसकी वजूहात ये है कि भारत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग चीन के साथ लड़े, और दूसरी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि सारी मुस्लिम दुनिया भी इस वक्त चीन के साथ खड़ी हो गई है। ईरान का भी मैंने आपको बताया कि पैचअप हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जंग होगी तो अगर कहीं भी लड़ाई होती है तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े चांसेस हैं, अभी भी स्टिल जंग के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन चीन के साथ ये कि थोड़ा बहुत ही मामला होगा, और जो मेरे पास इत्तलात है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो ये है कि भारत शायद हो सकता है जो जगहें उन्हें दी हैं वो जगहों के ऊपर भारत कंप्रोमाइज कर लेगा और चीन के साथ जंग पे नहीं जाएगा। सही, लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर वो कुछ लोग ऐसे मौजूद है जो उनको फ़ोन करके कहते हैं कि आप एलओसी पे कब तक रहेंगे, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर लोग अब जो एलओसी पे मौजूद है हमारा दुश्मन उसको दावत दे रहे हैं। सर इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन नहीं बिल्कुल होना ऐसे चाहिए ही या हर दफ़ा इग्नोर कर देना चाहिए? मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पहले कहा था कि चंद दिनों में कार्रवाइयां होने वाली हैं बहुत से लोगों के खिलाफ। डब्बा नंबर 10 भी खुलेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। अब टाइम जो है ना मतलब पानी जो है ना बहुत सर से ज्यादा ऊंचा जो है ना एक हद तक एजेंसीज ने कंप्रोमाइज किया है, लेकिन अब कंप्रोमाइज नहीं होगा। सिस्टम गिरेगा, जरूर गिरेगा। सिस्टम चाहे रह भी जाता है, कुछ भी होता है, ये सेटअप करे या अगला सेटअप करे, एहतसाब से अब कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन हम लोग ना अदलिया के खिलाफ है ना किसी जज के खिलाफ है, लेकिन सर देखने में ये है कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है, जब भी कोई सियासतदान पकड़ा जाता है तो वो एक कोर्ट की तरफ रजू करता है, उस कोर्ट को वहाँ से कोर्ट के थ्रू उस बंदे को या उस इदारे को रिलीफ मिल जाता है। जिस तरह अभी हाल ही में एक चैनल था, प्राइवेट चैनल, उनको पैमरा ने इसलिए ब्लॉक किया कि वो झूठा प्रोपागेंडा कर रहे थे, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, तो पैमरा ने उनको ब्लॉक कर दिया, तो वो एक कोर्ट की तरफ गए, वहाँ से उनको रिलीफ मिल गया। तो सर क्या ये जो लोग मुल्की इदारों के खिलाफ या जो जिनकी फ़ोन कॉल पकड़ी गई है, क्या वो भी उस कोर्ट के थ्रू रिलीफ हासिल कर लेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता वो जो कोर्ट इन मामलात पे कोर्ट नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे मामलात में तो कोर्ट सपोर्ट कर देती है। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जो हाई कोर्ट की सतह पे जो जजेस हैं उनके अंदर में सारे तो नहीं, लेकिन कई बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको के मतलब नवाज शरीफ ने और जरदारी ने मराते दे देकर उनको जज बना दिया सिर्फ इसलिए कि उनके लिए काम करें। अरशद मलिक का केस आपके सामने है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अरशद मलिक के हवाले से पहले भी किया, और ये इनका जस्टिस ईशा का केस भी था, मैंने आपको बताया था। ऐसे जो मैंने कहा वही चीज सामने आई। अब आप देखें ना, मैंने कहा था कि वो लोग कहे थे मुस्लिम लीग नवाज वाले कि बस हम अभी जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, कुछ भी। ये वो आज नवाज शरीफ ने मना कर दिया इस फैसले के खिलाफ। उसकी वजह ये है ना कि वो क्या अपील करेंगे, क्योंकि अगर अदालत में देखिए एक जज ने छोड़ दिया नवाज शरीफ को, लेकिन ये बात अगर बड़ी दूसरी किसी दूसरे जज के पास चली जाती है, अगर वो ये कहता है कि जनाब हमें वीडियो को, क्योंकि वीडियो में टेम्परिंग है, वो ये अच्छा बुला के अगर मरियम नवाज शरीफ से पूछे कि जी आपके पास ये कहाँ से आई, आपको क्यों दी गई, आपको पता है फिर जब जिरा होती है 10 वकील खड़े होते हैं तो जिरा तो बहुत बड़ी तरीके से होती है, फिर ये फंस जाएंगे। लिहाजा आज वो नवाज शरीफ साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह लेट गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये आप सही कह रहे हैं, ऐसी बात है, कुछ सारे जज नहीं है खराब, कुछ जज अच्छे भी हैं और कुछ जज बुरे भी हैं। तो अब ये है कि है खराबी, आस्ते आस्ते लोगों को देखना पड़ेगा और आस्ते आस्ते मामला दुरुस्त हो रहा है। अब ये था कि जो पहले बहुत सारे जज थे जो अच्छे भी हैं, जो चाहते थे काम करें, मतलब सियासतदानों के हवाले से या एक आम आदमी के हवाले से, वो एक ऐसा फैसला देना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, कहीं से उनको कोई एक नमूना होता है ना सामने, कोई नमूना आ नहीं रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, बदउनवानी का एक जंगल था। अब आस्ते आस्ते जो कि मामला छट रहे हैं, बड़े बड़े लोग के नाम आ रहे हैं, तो आस्ते आस्ते कुछ जजेस भी हौसला पकड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि मामला बहुत हद तक बेहतर होंगे। बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि माहौल ऐसा बन रहा है कि इवन कि पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीटीआई के अंदर जो पैराशूटर है उनके खिलाफ पहले बोलते नहीं थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू हो गए हैं। इसी तरह कोर्ट, आपकी बात पहले जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया कि जजों को भी सपोर्ट चाहिए होती है कि सियासतदान को कुछ भी प्रोपागेंडा कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान इन पैराशूटर के खिलाफ फाइनली ऐसी कार्रवाई करेगा, और जो पीटीआई के अंदर जो सिंसियर लोग मौजूद हैं वो क्या इसके खिलाफ खड़े होंगे कि पैराशूटर्स को निकाला जाए, या वो भी खान साहब की बात सुन के बस इंतजार ही करते रहेंगे खान साहब कब फैसला लें?
देखिए, मैं तो आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखिए मेरा ताल्लुक पीटीआई से तो नहीं है, लेकिन एक गैर जानिबदार और ईमानदार, देखिए तज्ज़िया अगर करना है तो फिर खुदा को जवाब भी देना है। हमारे यहाँ तो लोग हम्म, तज्ज़िया समझते हैं ना कि ऐसे ही। तज्ज़िये का बिल्कुल। मतलब, तज्ज़िया बहुत बड़ी चीज़ होती है। तज्ज़िये का मतलब है कि मैं आपको आपका आपका ज़हन बना रहा हूँ, आपको हम्म, राग़िब कर रहा हूँ किसी तरफ। अगर मैं गलत राग़िब करूँगा तो खुदा के यहाँ मैं जवाब दूँगा। मैं सही। हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमारे जो तहरीक, मेरा ताल्लुक नहीं है इंसाफियन से, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो हम्म, हकीकत में हैं, उनको इस वक़्त इमरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो कब खड़े बिल्कुल। होंगे? मतलब ये क्या सिर्फ़ आप ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे खड़े होते हैं? आप देखें ज़रा-सी अगर कोई बात होती है दूसरे मुल्कों में, आप इंग्लैंड में हैं, आप अभी इटली में देखें, अभी जो युगोस्लाविया में हुआ तो लोग कौम निकल के आती है अपने लीडर के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों को निकलना चाहिए, उसको बताना चाहिए, और क्योंकि इमरान को पता लग चुका है कि कौन गलत है और कौन खराब है, और कौन सही है, कौन गलत है, कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन मुनाफिक है, कौन दोस्त है। सबकी उसको पता लग चुकी है। 2 साल के अरसे में काफ़ी कुछ सीख गया है। लेकिन अब जो मुखलिस लोग हैं पीटीआई के, उनको सही चाहिए है। कि वो भी सामने आएँ, थोड़ा-सा उसके लिए दबाव डालें, कुछ 1-2 मुज़ाहरे हों, वहीं पे उतना लोग निकले, ताकि सही। जो एजेंसीज़ हैं, उनको भी बिल्कुल। तो हौसला मिले ना कि भई हमारी अवाम के पास अब पता लग गया है, हमारी अवाम को शऊर है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। आप देखें ना, नवाज़ शरीफ को अगर मिसाल के तौर पे जेल में लेके जाते हैं या नैब में, तो 50 आदमी पहुँच जाते हैं फूल फेंकने के लिए, बिल्कुल। लोग नाच रहे होते हैं। लेकिन हम्म, जब कोई गलत फैसला होता है मुल्क और कौम के हवाले से, तो कोई आदमी अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं होता। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा हमें भी देखना चाहिए लोगों को कि सही अब सर वक़्त आप। आ गया है कि अब लोग अपनी भी ज़िम्मेदारी अदा करें। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी वक्त आ गया है कि हम सबको चाहिए कि अपने इदारों के साथ खड़े हों, जो अच्छे जज हैं या जो दूसरे इदारे मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम फैसल साहब से सवालात कर रहे थे, तो अभी हम फैसल साहब से एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि फैसल साहब, अभी माइक पोम्पियो ने एक नई स्टेटमेंट दी है चाइना के बारे में, तो आप हमें थोड़ा सा आगाह करें कि स्टेटमेंट की बेस क्या है और उन्होंने ऐसा सवाल स्टेटमेंट क्यों दी है। देखिए, अभी आपने पहले कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि चीन और फौरी तौर पर भारत की तो ऐसा कोई लड़ाई का कोई फिलहाल इम्कान नहीं है, कोई बड़ी जंग का इम्कान नहीं है। लेकिन वो इनकी चीन की कोशिश ये है कि मामलात को एज सच जो है लेके चला जाए, क्योंकि उसका जो दावा था अपने इलाकों का, वो दावा है। लेकिन सही। मैंने बताया कि अमेरिका जो है इस वक्त जो है अपना जो है चीन के सब पे दबाव डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका एक अपनी सुपर पावर की हैसियत हो रहा है। तो माइक पोम्पियो ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, और माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन जो है एक इलाके में जारे मुल्क है, और चीन के जो इक़दामात हैं हम उसको जारिया समझते हैं। तो इसके ऊपर जो ये एक बहुत सख्त बयान मार्क पोम्पियो का अभी आया है थोड़ी देर पहले, और जो मेरी इत्तलात है अभी, जो मुझे टेलीफ़ोन से मुझे पता लगा है, मैसेज के ज़रिए पता लग रहा है कि चीन ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है चीन इस बयान के रद्द-ए-अमल के तौर पर अमेरिका के लिए वीज़े की पाबंदियाँ लगा दे, और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को चीन से निकलने का ऑर्डर दे सकता है। ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है ना कशीदा हुई है माइक पोम्पियो के इस बयान के बाद, सही कि सर, हो लगता सकती नहीं। है। जी जी, लगता नहीं आपको कि अमेरिका की इस इलाके में ग्रिप खत्म होती जा रही है, वो इसलिए सख्त बयान देता जा रहा है क्योंकि सारे मुस्लिम ममालिक भी, एग्ज़ैक्टली। दूसरे ममालिक भी चाइना के साथ खड़े होते जा रहे हैं। क्यों चाइना ने आज तक किसी मुल्क के ऊपर यानी इन्वेड नहीं किया, हमला नहीं किया, रजीम चेंज नहीं की फोर्सफुली, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो हर मुल्क के अंदर रजीम चेंज कराता रहा है। तो मुझे लगता है कि जी, अमेरिका जी, ग्रिप बिल्कुल इस ऐसे। रीजन से दूर होती जा रही है। बिल्कुल, आप इससे सही कह रहे हैं। अमेरिका जो है अपनी पावर यहाँ से लूज़ कर रहा है। दैट्स व्हाई उनकी पूरी कोशिश है कि वो कोई ना कोई एक छोटी-मोटी जंग चाहते हैं। वो जंग हो सकता है वो ईरान के साथ करवा दें, या हम्म, पाकिस्तान, भारत के साथ करा दे। लेकिन वो अमेरिका भी इस वक़्त कोशिश ये करेगा कि चीन के साथ, देखिए मैंने पहले भी कहा था, चीन भी साथ भी अमेरिका जो है ना जंग अवॉइड करेगा, क्योंकि जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो हमारे पास मालूमात है, साउथ एशियन सी के अंदर जो है ना, अमेरिका डिफीट नहीं दे सकता चीन को। और अगर अमेरिका ने यहाँ कहीं अगर जंग का महाज खोला, जिसके कि अभी हालात नजर आ रहे हैं, तो अमेरिका को उसमें डिफीट होगी, और बहुत बुरी डिफीट होगी। बिल्कुल। और असल में अमेरिका की इकॉनमी भी इतनी बुरी तरह से वो डाउन हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना बड़ा स्टेप लेगा, लेकिन वो चाहेगा कि पाकिस्तान, इंडिया या ईरान की तरफ से
कोई ऐसी जंग हो कि आवाम का एग्जैक्टली ध्यान बढ़ जाए। बिल्कुल 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 ऐसे, क्योंकि वो जो वहाँ डील ऑफ सेंचुरी जो रुकी है उसके हवाले से भी उनकी भी ख्वाहिश है कि इलाके में कुछ बड़े पैगा मामलात हों, ताकि दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ लगे और वो कुछ अपने काम कर सकें। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि डील ऑफ सेंचुरी के करीब करीब वो चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम ममालिक है, छोटे ममालिक है, ये आपस में एंगेज रहे ताकि हम डील ऑफ सेंचुरी फाइनल कर लें। लेकिन अल्लाह के अपना एक निज़ाम है, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे सबब बने कि डील ऑफ सेंचुरी रुक गई है, पोस्टपोन जी होगी हाँ, थोड़ी सी। ये बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछनी थी फैसल साहब, कि सुनने में आया कि इमरान खान के खिलाफ जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी या हुई भी थी, तो उसमें ये कहा गया कि शहबाज शरीफ को मना कर दिया गया कि मरीम नवाज को, यानी कि अगर नवाज शरीफ की तरफ, पार्टी की तरफ से वो चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया जाए, पर वो क्या नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि मरीम नवाज का सारा कंट्रोल पार्टी के ऊपर रहे। क्या आपको लगता नहीं है कि नहीं, ये असल में वो मरीम देखिए नवाज वो ये नवाज था, शरीफ मैं पार्टी। बता जी जी मैं वो ये था असल में कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे थे, वो -1 की जो मैंने पहले बताई थी वो बात जी थी। जी। लेकिन नवाज शरीफ को जब ये पता लगा कि -1 के ऊपर बात हो रही है और लोग इनको खाखान अब्बासी को लेके आना चाह रहे हैं, तो अच्छा। क्या होता है कि अरशद मलिक किसके दौर में आए थे? खाखान अब्बासी के दौर में आए थे ना। तो वो हम्म। सारे का सारा मामला गड़बड़ हो गया, तो अब नवाज शरीफ बहुत मोहतात हो गए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा था कि -1 के जगह या इमरान खान के मुतबादिल के दौर के ऊपर अगर कोई भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से अब नवाज शरीफ ने ये भी आपके चैनल के ज़रिए मैं आपको खबर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर -1 की बात होती है, मौलाना फजल रहमान को पहुँचा दो कि -1 की बात होती है तो हम आपके साथ नहीं है, लेकिन अगर माइनस ऑल की बात होती है तो मुस्लिम लीग नवाज आपके साथ होगी। तो ये पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब को पहुँचा दिया गया है। तो हो सकता है कराची के अंदर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, आज ये होने वाली है, उसके अंदर हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब ऑल माइनस की मुतालबा शायद हो सकता है सामने ले आएँ। सर, आपको लगता नहीं है कि जितने सियासतदान इमरान खान के खिलाफ खड़े थे, उनको माइनस करने के चक्कर में थे, वो खुद ही माइनस होते जा रहे, क्योंकि उनकी जितनी करप्शन है, जितने उन्होंने कत्लो गारत की है, वो सब सामने आना शुरू हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि बस वो कहते हैं फैसले जो है ना असल में कुछ ऊपर से होते हैं। अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। दुनिया में देखें, पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ होना है अंदर के हालात, वो सब बैरूनी हालात के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दुनिया बिल्कुल। में इसके अंदर जो बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, सुपर पावर की इस वक़्त चेंजिंग हो रही है और चीन ने अपने कार्ड शो किए हैं। हम्म। स्टील ऑफ सेंचुरी का मसला है, साउथ एशिया का सी जो है वो थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। ये सारे मामलात पे इन सियासतदानों की जो छोटी-मोटी बेईमानियाँ या इनके जो मामलात हैं, ये अब सब ये खत्म है इनका दौर। अब बहुत सारे मामलात आएँगे और ये सब हवा में पीसे जाएँगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे अब यही लगता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं डील ऑफ सेंचुरी करीब आ रही है, जो माहिदा लौज़ान भी ख़त्म हो रहा है, तो पाकिस्तान को अपने अंदरूनी जो मसाइल है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहिए, और हमारी जितनी ताकतवर एजेंसियां हैं उनको चाहिए कि करप्ट सियासतदानों से, करप्ट लोगों से निजात हासिल करें, क्योंकि आने वाला वक्त हमें मुतहद होकर रहना है, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए चीन के साथ आपके मामलात हैं, चीन के साथ आपके जो मामले देखिए चीन अभी आपने पहले कहा था कि चीन रजीम चेंज नहीं करता, चीन किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, सही। लेकिन चीन आपके साथ चलता है, आपको मईशत के हवाले से आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ देता है। अगर बिल्कुल। मुझे बताइए ना, अगर आपके मुल्क के अंदर बदउनवान हुक्मरान होंगे, चोर डाकू हुक्मरान होंगे, तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे कैसे चलेंगे? आप बिल्कुल। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे नहीं चल सकते। नतीजा हम्म। क्या होगा कि आपको इस पॉलिसीज़ को जो तवीलुल मुद्दत पॉलिसी को तय करने के लिए आपको ईमानदार सियासतदान और अच्छा एक मजबूत सेटअप चाहिए होगा। तो हम्म। इसलिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का प्रोग्राम है। मैं इसीलिए आपसे मैं कह रहा था कि अब आप बेफ़िक्र रहें, चाहे सिस्टम रहे, सिस्टम जाए, ये निज़ाम रहे या अगला निज़ाम आए। अब एहतसाब सबका होगा, बचेगा कोई नहीं, इनका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये एजेंसियों ने भी फैसला ले लिया है। सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमारे अवाम को बताई, क्योंकि हम सब लोग इतना मायूस हो चुके थे कि उस मुल्क में तब्दीली आ नहीं सकती। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा सबब बना कि इमरान खान साहब आए हैं, क्योंकि देखिए हमने नवाज शरीफ, जरदारी और सबको आजमा लिया है, इमरान खान साहब को भी आवाम आजमा रही है। कुछ मायूसी हुई है आवाम को, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ फैसले लेने में काफ़ी देर कर दी, क्योंकि पैराशूटर मौजूद है उनके साथ। लेकिन जिस तरह आपने ये खुशखबरी सुनाई है कि हमारे मुल्क की जो एजेंसियाँ हैं या उन लोगों ने भी फैसला कर लिया है, ये हमारी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। हर आवाम, हर बंदा तब्दीली चाहता है, क्योंकि हम लोग करप्शन में और जुल्म में इतना पिस चुके हैं कि हर बंदा चाहता है कि हमारे मुल्क में तब्दीली है, हमारे मुल्क में टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को ऊपर लाने के लिए करप्ट लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। तो आपने बहुत खुशखबरी हमारी आवाम को सुनाई है। फैसल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने तज़किये से हमें आगाह किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी नाज़रीन की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। मैं बहुत ख्याल रखूँगा। इस्लाम, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फैसल मोहम्मद साहब,
ये अपने तज़किये अपने यूट्यूब चैनल व्यू ऑफ फैसल मोहम्मद पे भी हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और जितनी लेटेस्ट अपडेट होती है ये हमें बताते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, जाने से पहले आपको अब खुद फैसला करना पड़ेगा कि जिस तरह हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई ताकतवर फैसला ले नहीं सकते, जब भी वो कोई काम करते तो माफिया खड़ा हो जाता है, चीनी वाला हो, पेट्रोल वाला हो, या दूसरे हो, या हमारे जज जो हैं वो मतलब फैसले को चेंज मतलब एक लीनियंट सा फैसला दे देते हैं। जज भी इंसान है, उनको भी सपोर्ट चाहिए। जिस तरह हमारा कोई पॉलिटिशियन करप्शन करके जेल में जाता है तो 500 बंदा बाहर खड़ा हो जाता है उसकी सपोर्ट के लिए, इसी तरह आपके मुल्क की एजेंसियां अपने जान पर खेल कर मुजरमों को पकड़ती है और उनके ऊपर JIT बनाती है। लेकिन आपने कभी अपनी एजेंसियों की सपोर्ट के लिए बाहर निकले हैं? आप तो एक सियासी जलसे जुलूस के लिए तो हज़ारों के हिसाब से बंदे ले आते हैं। क्या आपको पता है कि जब सरहद पर लड़ाई होती है या जो मुल्क में दहशतगर्द मौजूद है उनके खिलाफ जंग होती है, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारे रेंजर के जवान, एजेंसियों के जवान फ्रंट लाइन है, वो सीधी गोली के सामने खड़े होते हैं, वो दुश्मन का मुकाबला करके आपके मुल्क को महफूज रखते हैं। जहाँ तक खान साहब की बात है, इमरान खान साहब, आपको पता चल चुका है कि आपकी पार्टी के अंदर पैराशूटर मौजूद हैं जो आपकी बातों की रिकॉर्डिंग भी करते हैं। आपकी सारी जो डीलिंग, जो भी पार्टी के एक फैसले होते हैं वो उन खबरों को बाहर भी और मुल्क के अंदर जो आपकी मुखालिफ पार्टी है वहाँ तक भी पहुँचाते हैं। खान साहब जिस हमने पहले भी जिक्र किया है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब आपको ये फैसला करना है कि इन करप्ट लोगों से जो आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, इनसे आपने कब जान छुड़ानी है। अगर ये टाइम निकल गया तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि तब्दीली ला सके, कि आप ही तब्दील हो जाए। तो जाने से पहले हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान में एक प्रॉपर तब्दीली आ सके, जो भी करप्ट लोग हैं उन सब का एहतसाब हो सके। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।